देखो, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कार्नोट इंजन के बारे में। ठीक है, कार्नोट इंजन हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। ये एक हीट इंजन है, ठीक है, जो हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है और इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस है वो एक आइडियल गैस ली थी हमने। और कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम होगी और ये एक आइडियल इंजन है, थियोटिकल इंजन है, ठीक है, जो सिर्फ पेपर पे ही है, जो एक्चुअल में हम बना नहीं सकते। और इस इंजन में 4 प्रोसेस होंगे। ये चारों प्रोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबैटिक कंप्रेशन। और चारों के चारों जो प्रोसेस होंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, मतलब हीट लॉस यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। और साइक्लिक, ये जो चारों प्रोसेस है रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे और चारों प्रोसेस एक साइक्लिक प्रोसेस में काम करेंगे, यहाँ पे एक कंप्लीट साइकिल बनाएंगे। इन सब को हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे होंगे, कैसे काम करवाएंगे इनसे हम, ठीक है। आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेसिकली इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। सेकंड टॉपिक हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो डिस्कस करेंगे कार्नोट थ्योरम, कार्नोट थ्योरम। तो थर्ड टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, वो करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो बता ही दिया सेकंड लॉ एक बार, फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्रोपी वगैरह पे आएंगे, ठीक है। एंट्रोपी डिस्कस करेंगे, उसकी प्रॉब्लम्स करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे एंट्रोपी की, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। पहला टॉपिक एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। हमें पता है हीट इंजन की जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हमने पहले कैलकुलेट किया है। एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होती है, वर्क डन, उसने कितना वर्क किया और उसने कितनी हीट एब्जॉर्ब की। तो वर्क डन होता है Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। ये हीट इंजन की एफिशिएंसी है। हीट इंजन ने W वर्क किया, Q1 हीट को अब्जॉर्ब किया उसने, तो वर्क कितना है Q1 माइनस Q2। ये हमारे पास है ना हीट इंजन, T1 टेम्परेचर पे एक हमारे पास वर्किंग सब्सटेंस है, एक सिंक है, ये यहाँ पे वर्क कर रहा है W Q1 माइनस Q2। Q1 हीट को ये अब्जॉर्ब करेगा और Q2 हीट को ये रिमूव करेगा, ठीक है। तो ये इसकी एफिशिएंसी होगी। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी। हीट इंजन और कार्नोट इंजन में बेसिक डिफरेंस क्या है। कार्नोट इंजन में जो सभी के सभी प्रोसेस होंगे वो रिवर्सिबल प्रोसेस होंगे, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कार्नोट इंजन की हीट एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी, हीट जो एफिशिएंसी है कैलकुलेट करने के लिए कार्नोट इंजन की हमें सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। वर्क कैलकुलेट करने के बाद में हमें ये कैलकुलेट करना है उसने हीट कितनी एब्जॉर्ब की। जो जनरल डेफिनेशन हीट इंजन की वो तो यही रहने वाली है, ठीक है। वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन बाय द कार्नोट इंजन एंड डिवाइडेड बाय द हीट एब्जॉर्ब बाय द कार्नोट इंजन। तो सबसे पहले हम वर्क कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो, कार्नोट इंजन में वर्क कैलकुलेट करने के लिए हमें अलग अलग प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट वर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते तुम, क्यों, क्योंकि हमें एरिया, उसका जो शेप है उसके एरिया के बारे में हमें नहीं पता। जैसे डायरेक्ट वर्क कैलकुलेट करना होता तो कैसे करते हैं हम, P1 V1 T1, P2 V2 T2, सॉरी T1 ही आएगा, ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, P3 V3 T2, P4 V4 T2। ये 4 प्रोसेस है। यदि हमें डायरेक्ट साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कैलकुलेट करना होता तो हम कैसे कैलकुलेट करते, इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हम। इस साइकिल के अंदर का जो भी एरिया है, जो हमारे राइट साइड में, यदि इस पाथ पे हम चलें तो हमारे राइट साइड में जो एरिया कवर हो रहा है, इस एरिया को यदि हम कैलकुलेट कर लेते तो हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें एरिया, इसकी शेप के बारे में अंदाज़ा नहीं है। यदि हमें डाटा दिया हो फिर देख लेंगे हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं नहीं कर सकते। यदि कोई डाटा नहीं दिया, तुम्हें डायरेक्ट पूछ रहा है, तो डायरेक्ट तुम्हें इंडिविजुअल प्रोसेस का वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, तुम्हें ABCD, ठीक है। सभी प्रोसेस का अलग अलग हम वर्क कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं AB प्रोसेस का वर्क डन इन AB प्रोसेस। देखो, AB प्रोसेस एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ये हमें पता है, आइसोथर्मल
एक्सपेंशन। और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हमें पता है जो वर्क डन होगा WAB वो क्या होगा, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे NR, मान लो N मोल गैस है, NRT1 log V2 अपॉन V1 फाइनल टेम्परेचर अपॉन इनिशियल टेम्परेचर। दिस इज द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस NRT1 log V2 अपॉन V1। जो सेकेंड प्रोसेस है हमारा वो कौन सा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। जो वर्क डन इन सेकेंड प्रोसेस है B2C। B2C एक एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमें वर्क डन पता है क्या होता है। एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क क्या होता है, देखो 1 अपॉन गामा माइनस 1 इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन माइनस फाइनल प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन। इसको हम टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P2V2 माइनस P3V3। P2V2 हमें पता है आइडियल गैस, ये वर्क का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना, ये मैंने पहले ही बताया जब हमने एडियाबैटिक प्रोसेस को डिस्कस किया था, मैंने बताया था ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है। इसको टेम्परेचर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। P2V2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो P2V2 कैन बी रिटन एज NRT1 आइडियल गैस के लिए। देखो P2V2 इस पॉइंट पे है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर क्या है T1, तो NRT1, और P3V3 को NRT2, तो ये क्या आ जाएगा, NR कॉमन आ जाएगा, T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, गामा यहाँ पे जो रेशियो ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है, उनका जो रेशियो होगा गामा, और इसकी वैल्यू डिपेंड करेगी जो हमारी जो गैस है, आइडियल गैस है, कौन सी गैस है, मोनोटोमिक है, डायटोमिक है, पॉलीटोमिक है, ट्राइटोमिक है, इन सब पे गामा की वैल्यू डिपेंड करेगी। और ऑब्वियसली गामा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी यहाँ पे, क्योंकि CP की वैल्यू है वो CV से ज़्यादा होगी। इस चीज़ को भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ये वर्क आ गया हमारा AB प्रोसेस और BC प्रोसेस में। अब हम कैलकुलेट करते हैं CD प्रोसेस में, वर्क डन इन CD प्रोसेस। जो CD प्रोसेस है वो आइसोथर्मल कंप्रेशन है, आइसोथर्मल कंप्रेशन है। तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होगा NRT2 log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम होता है। देखो जो वर्क में, आइसोथर्मल प्रोसेस के वर्क में जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है हमारे पास NRT log फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम है V4, इनिशियल वॉल्यूम है V3, V4 अपॉन V3 आएगा यहाँ पे। ठीक है, बात समझ में आई, V4 अपॉन V3। ये हमारे पास होगा वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। लास्ट हमारे पास वर्क डन इन कौन सा प्रोसेस है, DA प्रोसेस। जो DA प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक। जल्दी से करवा देता हूँ इसको, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एडियाबैटिक ये कौन सा, कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। और इसमें जो वर्क होगा DA प्रोसेस में, वो वर्क क्या होगा, देखो इसमें होगा 1 अपॉन गामा माइनस 1 P3V3 माइनस P4V4। बात समझ में आई। देखो PV का रेशियो, PV का मल्टीप्लिकेशन, इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन, इसको ऐसे याद रख सकते हो तुम, 1 अपॉन गामा माइनस 1 इनिशियल PV माइनस फाइनल PV। इनिशियल PV क्या है यहाँ पे, DA प्रोसेस में, DA प्रोसेस में इनिशियल PV है हमारे पास P4V4, ठीक है। और जो फाइनल PV है वो P1V1, गलत लिख दिया हमने यहाँ पे। इनिशियल PV है P4V4 और फाइनल PV है P1V1। बात समझ में आई। ठीक है, इस प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, DA प्रोसेस। इनिशियल PV है P4V4, फाइनल PV है P1V1। और आइडियल गैस इक्वेशन से हमें पता है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन P4V4 हमारे पास में क्या है, इसको हम क्या NRT2 लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे P4V4 NRT2 लिख सकते हैं, P1V1 NRT1 लिख सकते हैं, NRT1। तो वर्क क्या हो जाएगा, D से A, 1 अपॉन गामा माइनस 1 NR बाहर आ जाएगा, P4V4 की जगह आ जाएगा T2 माइनस T1। तो ये चारों वर्क आ जाएंगे हमारे पास। जो टोटल वर्क होगा हमारे पास में, इन सभी का सम कर देंगे हम टोटल वर्क को,
सम क्या होगा देखो, ये होगा हमारे पास में सम, ये ए बी एन आर टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन, एन आर टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन प्लस एन आर गामा माइनस वन टी वन माइनस टी टू प्लस एन आर टी टू लॉग वी फोर बाई वी थ्री प्लस एन आर गामा माइनस वन टी टू माइनस टी वन। अब देखो ये दोनों, ये टर्म और ये नीचे वाली टर्म, ठीक है, यहाँ पे एक टी वन माइनस टी टू, एक टी टू माइनस टी वन है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक माइनस साइन को यदि कॉमन लेंगे तो वो टी वन माइनस टी टू बन जाएगा, और माइनस माइनस आप प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो टोटल वर्क क्या आएगा हमारे पास, एन आर टी वन लॉग वी टू अपॉन वी वन प्लस एन आर टी टू लॉग वी फोर अपॉन वी थ्री, ठीक है, ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। बात समझ में आई। अब देखो वी फोर बाई वी थ्री और वी टू बाई वी वन में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें फाइंड करना है। वी टू और वी वन में और वी फोर अपॉन वी थ्री में क्या रिलेशन है, ये रिलेशन हम फाइंड करेंगे यहाँ पे एडियाबैटिक इक्वेशन से, ठीक है, एडियाबैटिक इक्वेशन से रिलेशन हमें फाइंड करना है। देखो वी टू और वी वन, देखो यहाँ पे वी टू और वी वन का रेशियो और वी फोर अपॉन वी थ्री का रेशियो, मतलब वी टू अपॉन वी वन का रेशियो ये वाला और वी फोर अपॉन वी थ्री का रेशियो, ठीक है। इन दोनों प्रोसेस की बात करो, एडी प्रोसेस की और बीसी प्रोसेस की, दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस की हम बात करें। एडियाबैटिक प्रोसेस की एक इक्वेशन हमें पता है, कौन सी इक्वेशन है वो, टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये इक्वेशन हमें पता है। इस इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, पहले हम यूज़ करेंगे, मान लो इस प्रोसेस में, ये कौन सा प्रोसेस था, डी ए प्रोसेस एडियाबैटिक प्रोसेस था। यहाँ पे था पी वन वी वन टी वन और डी था हमारे पास पी फोर वी फोर टी फोर। तो यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे इस इक्वेशन को, टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, टी फोर नहीं आएगा यार, ये टी टू है, टी टू वी फोर की पावर गामा माइनस वन, ये इक्वेशन आ जाएगी एक हमारे पास, क्योंकि ये एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, यहाँ पे ये इक्वेशन हम लगा सकते हैं, टी वन वी वन की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी फोर की पावर गामा माइनस वन। जो सेकेंड इक्वेशन, एक और प्रोसेस है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है वो, बी से सी, और बी है हमारे पास पी टू वी टू टी वन और सी है हमारे पास पी थ्री वी थ्री टी टू। यहाँ पे भी एडियाबैटिक इक्वेशन हम लगा सकते हैं। देखो यहाँ पे हम कैसे लगाएंगे, टी वन वी टू की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू टी टू वी थ्री की पावर गामा माइनस वन। दोनों एडियाबैटिक प्रोसेस है, दोनों एडियाबैटिक इक्वेशन लगा दी हमने। दोनों एडियाबैटिक इक्वेशन को डिवाइड कर दो आपस में, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर दो, फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड। तो यहाँ पे क्या आएगा, टी वन कैंसिल हो जाएगा, वी वन बाई वी टू की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू वी फोर अपॉन वी थ्री गामा माइनस वन। गामा माइनस वन कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं वी टू बाई वी वन वी थ्री बाई वी फोर। ये हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वी टू बाई वी वन इक्वल टू वी थ्री बाई वी फोर। तो इसको हमें यहाँ वर्क में पुट करना है, वी टू बाई वी वन को याद रखना, वी थ्री बाई वी फोर, लेकिन ये तो है वी फोर बाई वी थ्री, तो इसको बनाएंगे वी थ्री बाई वी फोर। तो टोटल वर्क आ जाएगा हमारे पास एन आर टी वन लॉग वी टू बाई वी वन प्लस एन आर टी टू लॉग वी फोर बाई वी थ्री। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एन आर टी वन लॉग वी टू बाई वी वन माइनस एन आर टी टू लॉग वी थ्री बाई वी फोर लिख सकते हैं। और अभी हमने कैलकुलेट किया वी थ्री बाई वी फोर है वी टू बाई वी वन, तो एन आर टी वन लॉग वी टू बाई वी वन एन आर टी टू लॉग वी टू बाई वी वन। तो एन आर कॉमन आ जाएगा, लॉग वी टू बाई वी वन भी कॉमन आ जाएगा, टी वन माइनस टी टू, दैट इज द टोटल वर्क इन कार्नोट साइकिल। ठीक है, ये हमारे पास टोटल वर्क होगा। अब हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे हीट अब्जॉर्ब्ड, कार्नोट इंजन ने कितनी हीट अब्जॉर्ब की। अब ये क्वेश्चन तुम बताओ भाई, हीट अब्जॉर्ब कौन से प्रोसेस में हो रही है, यहाँ पे कौन से प्रोसेस, देखो दो तो एडियाबैटिक प्रोसेस है जहाँ पे हीट ट्रांसफर, ये मैंने पहले भी बताया तुम्हें,
लास्ट लेक्चर में। ये दोनों तो एडियाबैटिक प्रोसेस है जहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही, डेल्टा क्यू जीरो। तो और ए बी प्रोसेस और सी डी प्रोसेस यहाँ पे हीट का ट्रांसफर हो रहा है। तो ए बी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, सी डी प्रोसेस में हीट रिमूव हो रही है। ये मैंने तुम्हें पहले भी एक्सप्लेन किया है जब ये पिछले लेक्चर में, जब ये चारों प्रोसेस के बारे में हम डिस्कस किया था, कैसे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे हीट रिमूव हो रही है। ए बी प्रोसेस में क्यों एब्जॉर्ब हो रही है, सी डी प्रोसेस में क्यों रिमूव हो रही है। तो हीट एब्जॉर्ब कौन सी प्रोसेस में, ए बी प्रोसेस में। तो ए बी प्रोसेस एक आइसोथर्मल प्रोसेस है और हमें पता है आइसोथर्मल प्रोसेस, ए बी प्रोसेस में मैं लिख देता हूँ, ए बी प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है और सी डी प्रोसेस में हीट रिजेक्ट हो रही है। और ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस है, हमें पता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो का मतलब है जो हीट ट्रांसफर है वो वर्क डन के इक्वल है। और ए बी प्रोसेस में वर्क डन W1 है, तो मतलब जो हीट ट्रांसफर कितना है, वर्क डन के इक्वल। वर्क डन कितना है हमारे पास फर्स्ट प्रोसेस में, WAB में देखो कैलकुलेट किया था हमने, nRT1 log V2 by V1। ठीक है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमें पता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला पता है, टोटल वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस अपॉन हीट एब्जॉर्ब। टोटल वर्क डन हमने कैलकुलेट किया हुआ है nR log V2 by V1 T1 माइनस T2, दैट इज द टोटल वर्क अपॉन हीट एब्जॉर्ब। हीट एब्जॉर्ब हमारे पास है वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस। हीट एब्जॉर्ब क्या है, वर्क डन इन फर्स्ट प्रोसेस। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है, स्मॉल क्वेश्चन। ठीक है, जो कार्नोट इंजन की हीट एब्जॉर्ब होती है वो किसके इक्वल होती है, क्या वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन होता है, या वर्क डन इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन होता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन, या वर्क डन, ये तुमसे डायरेक्ट पूछ लेता है। और हीट रिजेक्टेड किसके इक्वल होता है, वर्क डन इन आइसोथर्मल कंप्रेशन। बात समझ में आई। आइसोथर्मल कंप्रेशन में जो वर्क डन होगा वो होगा हीट रिजेक्टेड, और आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जो वर्क डन होगा दैट इज हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये आएगा nR log V2 by V1। ये कैंसिल हो, T1 भी है साथ में। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 1 माइनस T2 by T1, दैट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। बात समझ में आई। और एफिशिएंसी का जनरल फॉर्मूला हमें पता है 1 माइनस Q2 by Q1। इन दोनों कंपेयर करेंगे तो Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन, बात समझ में आई। ये हमारे पास होगा कार्नोट इंजन। ठीक है, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर ली हमने, वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। ये चीज़ें याद रखनी है तुम्हें, ए बी प्रोसेस है हीट एब्जॉर्ब, सी डी प्रोसेस है हीट रिजेक्टेड। अब देखो यहाँ पे जो T1 by T2 का रेशियो होगा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो, देखो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखो इस एफिशिएंसी को हम लिखेंगे एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो की फॉर्म में, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। इसकी अब एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो क्या, देखो हमने एक रिलेशन निकाला था अभी, ये रिलेशन देख सकते हो तुम, ये रिलेशन देख सकते हो। ठीक है, या ये रिलेशन देख लो V2 by V3। यहाँ पे एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है V2 से V3 में, ये V2 है वॉल्यूम, ये V3 एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है। तो V2 by V3 का रेशियो क्या होगा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। V2 by V3 का जो रेशियो होगा वो होगा हमारे पास में, सॉरी V3 by V2 का रेशियो क्या होगा यहाँ पे, V3 by V2 को इस रिलेशन को मैं लिख देता हूँ आगे, T1 V2 की पावर गामा माइनस 1, T2 V3 की पावर गामा माइनस 1। यहाँ से V3 by V2 का क्या रेशियो होगा, T1 by T2 की पावर, देखो V3 by V2 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू T1 by T2। तो V3 by V2 क्या आएगा यहाँ पे, T1 by T2 की पावर 1/1 माइनस गामा, ये आएगा हमारे पास V3 by V2। तो ये होगा हमारे पास एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। ठीक है, गामा माइनस 1 आएगा यार, यहाँ गामा माइनस 1। ठीक है, ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो होगा रो होगा हमारे पास V3 by V2, और ये होगा हमारे पास T1 by T2 की पावर 1/, गामा माइनस 1। ठीक है, या T1 by T2 को हम क्या लिख सकते हैं, T1 by T2 को हम लिख सकते हैं रो की पावर, T1 by T2 को हम लिख सकते हैं रो की पावर गामा माइनस 1, ये लिख सकते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास है 1 माइनस T1 by T2
T2/T1। तो इसको हम एफिशिएंसी को क्या ये लिख सकते हैं 1/1/ρ की पावर गामा -1। बात समझ में आई। ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो ये वैल्यू है तो एफिशिएंसी क्या होगी, तो 1-1/ρ गामा -1। रो यहाँ पे है एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो, V3/V2 का हमारे पास में रेशियो है। ठीक है, तो ये हमारे पास एडियाबैटिक जो कार्नोट इंजन है उसकी एफिशिएंसी होगी 1 - T2/T1 1-1/ρ की पावर गामा -1। यदि टेम्परेचर T2 की वैल्यू 0 है, 0 केल्विन है, तब एफिशिएंसी हमारी 1 होगी। अदरवाइज एफिशिएंसी 1 नहीं होगी और 0 केल्विन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। देखो एफिशिएंसी की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, T2 जितना कम होगा, T2 जितना कम होगा और T1 जितना हाई होगा। इस दोनों केस में एफिशिएंसी है वो लार्ज होगी, हाई एफिशिएंसी होगी, मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। T2 की मिनिमम वैल्यू 0, थियोरेटिकली हम कह सकते हैं 0 होगी, लेकिन प्रैक्टिकली 0 पॉसिबल नहीं है, तो एफिशिएंसी की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही रहेगी। बात समझ में आई। एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम रहेगी। 1 एफिशिएंसी हो ही नहीं सकती, चाहे कितना ही आइडियल इंजन ले लो। हमने ये सबसे ज़्यादा मोस्ट आइडियल इंजन लिया है, ठीक है, तो भी इसकी एफिशिएंसी है वो 100% नहीं है। ठीक है, बात समझ में आई। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कार्नोट इंजन। तो यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि एक रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है, मैं लिख देता हूँ, रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है, इट डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। इट इज independent of nature of वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। एक रिवर्सिबल कार्नोट इंजन, रिवर्सिबल क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें सभी के सभी प्रोसेस रिवर्सिबल है, दैट इज वाई वी आर कॉलिंग इट एज रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। रिवर्सिबल कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी डिपेंड करती है सोर्स और सिंक के टेम्परेचर पे। ठीक है, वो उसके वर्किंग सब्सटेंस के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। अब मान लो हमारे पास में 2 रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है, देयर आर 2 रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। इसे ही कार्नोट थ्योरम कह देंगे हम, 2 रिवर्सिबल कार्नोट इंजन। कार्नोट थ्योरम में 2 थ्योरम है हमारे पास में। जो फर्स्ट थ्योरम में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कार्नोट थ्योरम में एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिर्फ हमें डेफिनेशन से मतलब है, क्योंकि MSQ टाइप के क्वेश्चन में ये काम आता है। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए। अब देखो 2 रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है हमारे पास में, ये फर्स्ट इंजन है, ये सेकंड इंजन है। दोनों का वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है। एक का वर्किंग सब्सटेंस मान लो W1 है, एक का वर्किंग सब्सटेंस W2 है। ठीक है, दोनों का वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है। एक में आइडियल गैस, मान लो मोनोटोमिक गैस ले ली हमने, इस तरीके से समझ लो, एक में आइडियल गैस मोनोटोमिक गैस है और एक में आइडियल गैस डायटोमिक गैस है। तो वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग हो गया, एक में भाप ले लिया, एक में कुछ और ले लिया। यदि वो रिवर्सिबल इंजन है, यदि वो 2 रिवर्सिबल कार्नोट इंजन है, लेकिन दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, दोनों है इंजन अलग अलग, लेकिन दोनों ऑपरेट सेम टेम्परेचर के बीच में कर रहे हैं, T1 और T2 के बीच में। टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे नहीं है दोनों के बीच में, मतलब इसका भी T1 है, इसका भी T1 है, इसका भी T2 है, इसका भी T2 है, इसका 100 डिग्री है तो इसका भी 100 है, यहाँ 50 है तो यहाँ भी 50 है। ठीक है, मतलब दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो भी इक्वल होगी, क्योंकि एफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन है। बात समझ में आई। टेम्परेचर डिफरेंस का फंक्शन है, सोर्स और सिंक का क्या टेम्परेचर, उनके बीच में दोनों में क्या डिफरेंस है, उनका फंक्शन है एफिशिएंसी।
तो बात समझ में आई। 2 रिवर्सिबल कार्नोट इंजन जिनकी वर्किंग सब्सटेंस अलग अलग है, दोनों अलग टाइप के इंजन हैं, बट दे आर रिवर्सिबल इंजन। ठीक है, वो रिवर्सिबल इंजन है। यदि रिवर्सिबल नहीं होंगे तो कहानी अलग होगी, उसकी बात करेंगे अपने। ठीक है, दोनों रिवर्सिबल इंजन है, कार्नोट इंजन है, एंड दे हैव डिफरेंट नेचर बट ऑपरेटिंग इन सेम टेम्परेचर। सोर्स और सिंक का टेम्परेचर सेम है, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो भी सेम होगी। दिस इज फर्स्ट कार्नोट थ्योरम। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे जो सेकंड कार्नोट थ्योरम है वो ये है, यदि हमारे पास में 2 इंजन है, वी हैव 2 इंजन, और एक इंजन है जो फर्स्ट इंजन है वो रिवर्सिबल इंजन है, और जो सेकंड इंजन है वो इरिवर्सिबल इंजन है। एक इंजन रिवर्सिबल इंजन है और जो सेकंड इंजन है वो इरिवर्सिबल इंजन है। फर्स्ट इज रिवर्सिबल, सेकंड इज इरिवर्सिबल इंजन। ठीक है, रिवर्सिबल है वो कार्नोट इंजन है, और दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, T1 और T2, T1 और T2। इरिवर्सिबल इंजन और रिवर्सिबल इंजन दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, तो रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हमेशा इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी। इरिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो है 1 माइनस Q2/Q1, और रिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी है 1 माइनस T2/T1। तो 1 माइनस T2/T1 है वो हमेशा 1 माइनस Q2/Q1 से ज़्यादा होगा। इरिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करती, तो हमने इन जनरल लिख दिया, Q1 हीट ली, Q2 हीट अब रिमूव करी, तो वर्क डन अपॉन Q1, तो ये आएगा 1 माइनस Q2/Q1। ये तो हो गया सिंपल हीट इंजन हमारा, जो प्रैक्टिकल हम बात कर रहे हैं। और एक है हमारा रिवर्सिबल जो कार्नोट इंजन है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो हमें पता है 1 माइनस T2/T1। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी होगी इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। दिस इज द सेकंड कार्नोट थ्योरम। तो ये 2 थ्योरम है जो तुम्हें याद रखनी है। प्रूफ नहीं कर रहे अपने यहाँ पे, कोई फ़ायदा नहीं है प्रूफ करने का, सिंपल सा प्रूफ है, वो इंजन मिक्स इंजन लेके वैसे प्रूफ करते हैं इसको। बस तुम्हें ये 2 पॉइंट याद रखने हैं ताकि MSQ क्वेश्चन में यदि आ जाए, MSQ क्वेश्चन ही बनेगा, कोई यहाँ पे न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता है इससे। ठीक, MSQ क्वेश्चन आ जाए तो तुम्हें पता हो क्या एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो रिवर्सिबल इंजन की जो एफिशिएंसी है वो हमेशा इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी से ज़्यादा होगी यदि वो दोनों सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं। यदि डिफरेंट टेम्परेचर है तो कहानी अलग है, फिर हम नहीं बता सकते। हो सकता है रिवर्सिबल इंजन से इरिवर्सिबल इंजन की एफिशिएंसी हो, रिवर्सिबल इंजन से वहाँ ज़्यादा हो जाए, क्योंकि वो इंजन ही डिफरेंट हो जाएगा, सोर्स और सिंक का टेम्परेचर ही डिफरेंट हो जाएगा। फिर बात नहीं करें, यदि सेम टेम्परेचर के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं देन एफिशिएंसी ऑफ रिवर्सिबल इंजन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ इरिवर्सिबल इंजन। ठीक है, ये 2 थ्योरम तुम याद रखना, इन्हें हम कहेंगे कार्नोट थ्योरम। तो अब डिस्कस करते हैं, 1-2 प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। वैसे प्रॉब्लम के लिए एक लेक्चर अलग से करेंगे जिसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। एक यहाँ पे प्रॉब्लम भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है यहाँ पे, कार्नोट इंजन पे ही है। आगे प्रॉब्लम के लिए एक अलग लेक्चर करेंगे जिसमें काफ़ी ढेर सारे हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो देखो एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है, एक कार्नोट इंजन की जो एफिशिएंसी है वो डायरेक्ट मैं बता देता हूँ। एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1/6 है, और इसका जो सिंक का टेम्परेचर है, हम पहले के जो इसका जो सोर्स का टेम्परेचर वो T1 है और सिंक का टेम्परेचर T2, और सिंक का टेम्परेचर को हम 65 केल्विन कम कर देते हैं। ठीक है, एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी 1/6 है, इसके सोर्स का टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है, सिंक के टेम्परेचर को हम 65 केल्विन कम कर देते हैं, तो इसकी जो एफिशिएंसी हो जाती है वो 1/3 हो जाती है। सोर्स के टेम्परेचर में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, सिंक के टेम्परेचर को हमने 65 केल्विन कम कर दिया। ठीक है, 65 केल्विन से कम कर देते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी 1/3 हो जाती है। तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है सोर्स और सिंक का टेम्परेचर। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक।
एक बार ट्राई करो, ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, फिर अपने ट्राई करते हैं इसको। ठीक है, एफिशिएंसी 1/6 है। देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला है 1 माइनस T2/T1, ये है 1/6, इनिशियल एफिशिएंसी है 1/6, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, अब T2 को हमने 65 से कम कर दिया है, 65 नहीं कर दिया, 65 रिड्यूस कर दिया है। इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, 65 से कम कर देते हैं, 65 नहीं कर देते, 65 से कम कर देते हैं। जो सेकंड एफिशिएंसी होगी वो होगी हमारे पास 1 माइनस T2 को हम 65 से कम कर देते हैं और एफिशिएंसी हो जाती है 1/3। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो ये क्या आएगा हमारे पास, 1 माइनस T2/T1 माइनस माइनस प्लस 65/T1 इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 माइनस T2/T1 को हम 1/6 लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से, 1/3। तो ये आ जाएगा 65/T1 1/3 माइनस 1/6। तो ये क्या आ जाएगा, 3 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 3 1 2 6, ये आएगा हमारे पास 2 माइनस 1, तो 1/6। 65/T1 इक्वल टू 1/6। T1 आएगा 65 इंटू 6, 390 कैलोरी। T1 आ जाएगा 390 कैलोरी। ठीक है, T1 आ गया 390, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, T2 निकल जाएगा 1 माइनस T2/390 अपॉन 1/6। जब इसको कैलकुलेट करोगे तो T2 आ जाएगा तुम्हारे पास में, यहाँ पे जो आंसर आएगा 325 कैलोरी। तो डिस्कस करते हैं एक और प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, एक कार्नोट इंजन है जिसकी एफिशिएंसी है 66.5%। एक कार्नोट इंजन हैविंग एफिशिएंसी 66.7% है, 5 नहीं 66.7% एफिशिएंसी है। और इसमें जो आइडियल गैस हम यूज़ कर रहे हैं उसके लिए जो गामा है 1.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो। एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो हमें फाइंड करना है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो और एफिशिएंसी में हमने एक रिलेशन लिखा था 1 माइनस 1 बाय रो गामा माइनस 1। एफिशिएंसी हमें गिवन है 66.7%, तो लगभग वो हो गया 2/3। ठीक है, तो यहाँ से रो की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। रो ये कैलकुलेट कर लोगे, तुम खुद कैलकुलेट करना, जो रो की वैल्यू आएगी वो आएगी 9। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, यदि एफिशिएंसी से क्वेश्चन बनता है तो डायरेक्ट T2 T1 से ना बन के एडियाबैटिक एक्सपेंशन रेशियो से एक क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को तुम ज़्यादा याद रखना थोड़ा सा। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे बाकी क्वेश्चन। अपने एक जो प्रॉब्लम करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर करेंगे प्रॉब्लम, उसमें सभी टाइप की प्रॉब्लम करेंगे हम कार्नोट इंजन पे। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में कैसी प्रॉब्लम पूछी गई है उस टाइप की प्रॉब्लम भी हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो पहले ही बता दिया हमने सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या, और ना इससे क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन बनता भी है तो MSQ टाइप से क्वेश्चन बनता है। ऐसे एंट्रोपी से क्वेश्चन बनेगा, जब एंट्रोपी डिस्कस करेंगे MSQ टाइप का क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके 2 स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट क्यों आए हमें पता है, क्यों जरूरत पड़ी उन स्टेटमेंट की। देखो फर्स्ट लॉ की कुछ कमियां थी। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो जो था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ लिमिटेशन थी। क्या क्या लिमिटेशन थी उसको हमने डिस्कस किया था एक लेक्चर में, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है डेल्टा Q डेल्टा U डेल्टा W। इसका मतलब क्या है, यदि हम डेल्टा U को 0 कंसीडर करें, यदि डेल्टा U को 0 कंसीडर करें, ये क्या कह रहा है, डेल्टा Q है वो कंप्लीट डेल्टा W में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ठीक है, हीट को कंप्लीटली हम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है। मान लो कोई थर्मोडायनेमिकल सिस्टम है, इसको हम हीट प्रोवाइड करेंगे, इसमें गैस है, ये कह रहा है भाई गैस के अंदर कुछ नहीं होगा, गैस का टेम्परेचर फिक्स रहेगा, टेम्परेचर फिक्स होने से इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे पिस्टन ऊपर जाएगा,
वर्क होगा और वो कंप्लीट हीट वर्क में चली जाएगी, मतलब सिस्टम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और सिस्टम वर्क भी कर देगा। तो ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये लिमिटेशन थी फर्स्ट लॉ की। तो यहीं से फर्स्ट स्टेटमेंट बन गई थी सेकंड लॉ की। वो क्या स्टेटमेंट थी, जिसे हम कहते हैं केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। और केल्विन प्लांक स्टेटमेंट क्या कहती है, देर इज नो हीट इंजन हुज सोल इफेक्ट इज, देर इज, लिख देता हूं, देर इज नो हीट इंजन हुज सोल इफेक्ट इज कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं हो सकता जो कंप्लीट, मतलब ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं हो सकता जो कंप्लीट हीट को वर्क में कन्वर्ट कर दे। इसको सेकंड तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई भी हीट इंजन नहीं हो सकता जिसकी एफिशिएंसी 1 हो। 1 कैन नॉट बी पॉसिबल। एफिशिएंसी जो 1 है वो कभी भी नहीं हो सकती, हमेशा 1 से कम होगी। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस Q2/Q1, ठीक है। यदि ये हीट इंजन है हमारे पास, T1 टेम्परेचर पे ये वर्क कर रहा है, ये T2 है, देखो Q1 हीट एब्जॉर्ब कर रहा है और Q2 रिमूव कर रहा है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, Q2 0 हो सकता है। Q2 0 होगा तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें कहता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन एक्चुअल रियल प्रोसेस की हम बात करें, रियल प्रोसेस में ऐसा नहीं हो सकता, कंप्लीट हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम रहेगी क्योंकि Q2 कैन नॉट बी 0। रियल प्रोसेस में Q2 की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, तो एफिशिएंसी हमेशा 1 से कम रहेगी। दैट इज केल्विन प्लांक स्टेटमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है जिसे हम कहते हैं क्लोसियस स्टेटमेंट, क्लोसियस स्टेटमेंट, ये तुम्हें स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, एमएस की क्वेश्चन में काम आती है दोनों स्टेटमेंट। क्लोसियस स्टेटमेंट क्या है, देखो एक कमी तो हमने देख ली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या कमी थी, डेल्टा यू 0 करते हैं तो डेल्टा क्यू हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू के इक्वल होता है। सेकंड जो कमी है, जो सेकंड लिमिटेशन है ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लिमिटेशन क्या है, सेकंड लिमिटेशन यही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू डेल्टा डब्ल्यू। सेकंड लिमिटेशन में क्या होगा हमारे पास में, यदि डेल्टा क्यू को हम 0 करते हैं तो डेल्टा यू इक्वल टू माइनस डेल्टा डब्ल्यू होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिस्टम अपनी हीट को, अपनी एनर्जी को कम कर रहा है और वर्क कर रहा है। मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आइडियल गैस है जिसको हम बाहर से कोई भी हीट नहीं दे रहे, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी हीट टू द आइडियल गैस, स्टिल जो आइडियल गैस है वो पिस्टन को ऊपर ले जा रही है और खुद की एनर्जी को कम कर रही है, मतलब खुद की टेम्परेचर को कम कर रही है बिना वर्क हुए। बाहर से कोई वर्क नहीं कर रहे, वर्क डन 0 है। हम बाहर से कोई वर्क नहीं कर रहे, हमारे द्वारा वर्क जो एक्सटर्नल वर्क है वो 0 है। एक्सटर्नल वर्क 0 है तो आइडियल गैस क्या कर रही है, खुद पिस्टन को ऊपर उठा रही है और अपनी इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कर रही है और अपने टेम्परेचर को डिक्रीज कर रही है, मतलब ठंडी हो रही है, अपने आप कूल हो रही है। वो आइडियल गैस क्या कर रही है, अपने आप ठंडी, कोई गैस है मान लो, वो अपने आप ठंडी हो रही है और वर्क कर रही है। ये तो ऐसा हो गया जैसे एक फ्रिज है, उसको हमने इलेक्ट्रिसिटी नहीं दी, फिर भी वो अंदर जो रखा हुआ फूड है उसको ठंडा कर रहा है, ठीक है। एक फ्रिज है, ये मान लो फ्रीजर है, रेफ्रिजरेटर है, ये क्या कर रहा है, इसको हम बाहर से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे, एक्सटर्नल वर्क 0 है, एक्सटर्नल वर्क 0 है, स्टिल ये क्या कर रहा है, अंदर रखा हुआ जो फूड है उसमें से हीट निकाल रहा है और वर्क कर रहा है। ऐसा हो सकता है क्या, रेफ्रिजरेटर उसमें से हीट निकाल रहा है और अपने आप वर्क कर रहा है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ऐसा पॉसिबल है, लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दी, क्या स्टेटमेंट दी क्लॉसियस ने, ये स्टेटमेंट दी, देयर इज नो हीट इंजन
is possible whose sole effect is transfer of heat from low temperature to high temperature without doing any external work. बिना वर्क किए, बिना एक्सटर्नल वर्क के एक ऐसा हीट इंजन पॉसिबल नहीं है जो बिना वर्क किए हीट को लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे, जैसे रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, रेफ्रिजरेटर में वर्क हमें करना पड़ता है बाहर से और ये हीट को रिमूव कर देता है। लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर में हीट फ्लो होती है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है, लेकिन यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, हमें वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही हो सकता है। लेकिन रियल प्रोसेस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए क्लॉसियस ने स्टेटमेंट दी। तो जो दो कमियां थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उन दोनों कमियों को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया। दैट इज़ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आई? आई होप ये तुम्हें क्लियर होगा। MSQ क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है काफ़ी हद तक। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें अपने बहुत सारी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे अबाउट कार्नोट इंजन, हीट इंजन, और जो भी फिर एंट्रोपी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी वगैरह ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। फिर हम मैक्सवेल इक्वेशन वगैरह पे आएंगे और जूल थॉमसन इफेक्ट पे आएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो। ठीक है, और बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे तुम्हें PDF है वो सेंड कर दूँगा।